मैं अनुपम कुमार सिंह आज फिर एक बार आपके बीच। नोटबंदी का अंतिम चरण है, लगभग 40 दिन हो गए हैं। कुछ दिनों बाद सरकार की नोटबंदी की मियाद अपने पड़ाव पर होगी। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारे नियम बताए, बहुत सारे लोगों की परेशानियां हुई, बहुत से लोग आज भी परेशान हैं। पर शायद कुछ भले के लिए कुछ परेशान हुआ जाए तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अंततः हम सब फायदा ही चाहते हैं। एक विचार बहुत आ रहा है लोगों का कि जीएसटी के बारे में, जीडीपी के बारे में, कि नोटबंदी के बाद मंदी का दौर आ गया है और जीडीपी की ग्रोथ हिंदुस्तान की कम हो जाएगी। निश्चित तौर पर तात्कालिक प्रभाव के रूप में जीडीपी ग्रोथ कम होती दिखेगी। पर दोस्तों, जहां तक मेरा विचार है, अपने देश में नकदी व्यवहार वाले ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी संख्या में है। लगभग इकोनॉमी में पैरेलल इकोनॉमी अपनी चल रही है, जिसके कारण बहुत से ट्रांजैक्शन जीडीपी ग्रोथ में काउंट नहीं होते। जैसे जैसे हम लेस कैश ट्रांजैक्शन करेंगे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना प्रारंभ करेंगे, वैसे वैसे वो जो ट्रांजैक्शन जो आज तक कहीं जीडीपी ग्रोथ में अपना योगदान नहीं दे रहे थे, वह भी जीडीपी ग्रोथ में अपना योगदान देने लगेंगे। तो कुछ क्षणों के, कुछ समय के पश्चात, वो समय भी बहुत छोटे पीरियड का होगा, उसके बाद जीडीपी ग्रोथ में एक बहुत छलांग देखने को मिल सकती है, जो शायद बहुत से अर्थशास्त्रियों के लिए अप्रत्याशित हो, क्योंकि धंधा कोई बंद नहीं करेगा। कुछ दिन परेशान रहेंगे, फिर धीरे धीरे सब ऑनलाइन की ओर आ जाएंगे। दूसरी चीज, सरकार पर बार बार ये आरोप लगाया गया, हमें भी तकलीफ हुई कि नियम लगभग रोज बदलते रहे। दोस्तों, नियम बदलना इसलिए जरूरी था, जिन उद्देश्यों के लेकर सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है नोटबंदी का, उसमें बहुत सारे झटके देना जरूरी था, ताकि नियमों के परिवर्तन के हिसाब से ही जो लोग नियमों से नहीं चल रहे थे, उनको झटके देने के लिए ऐसा नियम परिवर्तन अनिवार्य था। साथ ही यदि सरकार इसमें से कई नियम परिवर्तन जनता के हित को देखते हुए लिए गए हैं, अगर वैसा नहीं कहती तो हम ही लोग कहते कि सरकार कितनी निर्दयी है, जनता इतनी ज्यादा परेशान हो गई है, फिर भी अपने नियम में परिवर्तन नहीं करती। तो वह भी स्वाभाविक चीज थी। तीसरी चीज ये आ रही है कि नोट की समस्या क्या 30 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगी या वैसी ही चलेगी, या नोटबंदी की सीमाएं, कैश आहरण की, कैश विड्रॉल की सीमा वही रहेगी या बदल जाएगी। तो मेरे विचार से कैश की सीमा शायद सरकार वही रखे आगामी काफी दिनों तक, क्योंकि अगर मार्केट में नकदी क्रंच है, नकदी की समस्या है, तभी तो लोग ऑनलाइन की ओर आएंगे। अगर पुनः मार्केट में नकदी पर्याप्त मात्रा में आ गई तो स्थितियां वैसी की वैसी हो जाएंगी जैसे 8 नवंबर के पहले थी, और सरकार लेस कैश के ट्रांजैक्शन वाली बात में असफल हो सकती है। इसलिए ये समस्या तो बनी रहेगी। हमारे फायदे क्या क्या हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के व्यापारी भाइयों के फायदे तो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैशलेस के ट्रांजैक्शन में उनके कैसे चार्जेस बचते हैं, जो उन्हें लगता है कि हमारे लग रहे हैं, पर कैसे उनके बचते हैं, ये मैं अपने अगले वीडियो में शेयर करूंगा। मैं एक चीज कहूंगा, किसान, हमारे बहुत सारे किसान अभी बीज बोने के लिए पर्याप्त उनके पास पैसे नहीं हो रहे हैं, पर मैं फील्ड से जुड़ा आदमी हूँ। मैंने ये देखा है कि किसान जो पैसे लगाते हैं, उनकी जो दुकानें होती हैं कीटनाशक दवाइयों की, खाद की, अक्सर उन किसान भाइयों के साथ धोखा होता है। उतना उत्पादन नहीं होता जितना उनको माल बेच दिया जाता है मिलावट वाला। फसल किसान की खराब होती है, भूखा किसान मरता है। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसान करेगा तो उसके पास एक प्रूफ होता है कि हाँ, यहाँ से मैंने ये सामान खरीदा था, मैंने कीटनाशक खरीदे, बीज खरीदे जो घटिया क्वालिटी के मुझे मिले। तो कल को किसान भाई आज जरूर परेशान हो रहे हैं, पर वो किसान भाई भी अपने उन चीजों के लिए दावा ठोक सकते हैं। दूसरी चीज, खाद के केस में और कीटनाशक में अक्सर मिलावट की शंका पाई जाती है, वह भी इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से कम हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से आदमी उतना ही माल बेच पाएगा जितना उसके पास होगा। अभी क्या करते हैं, मिलावट करके जितना है उससे ज्यादा बना देते हैं, उससे ज्यादा बेच देते हैं। तो मिलावट की समस्या पे भी प्रभावी लेन देन फर्क पड़ सकता है। और एक मैं अपना छोटा सा खुद का उदाहरण बताऊं, ऑनलाइन के फायदे और
रिश्वतखोरी पे परिणाम, मैं रायपुर में गया, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। मुझे अपने एक मकान का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना था। सारी प्रक्रिया के बाद जब उसने कहा कि सर इतना रुपए देने हैं, 8,000 रुपये का आपका टैक्स बनता है, मैंने कहा ठीक है ले लीजिए। मैं चेक काटने लगा तो उसने मुझे रोक दिया कि नहीं साहब, चेक नहीं, नगद दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं चेक दे आऊँगा, आप जो बताएं, मैं आपको कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मुझे चेक देना है। अंततः धीरे से बहस के बाद, 15 मिनट की बहस के बाद वो किसी तरह चेक लेने को राजी हुआ। तो उसने धीरे से बताया कि सर 1,500 का कम का चेक काटिए और 1,500 नगद दीजिए। सोचिए, जैसे ही मैंने चेक और ऑनलाइन की बात की, उसका 1,500 की डिमांड कम हो गई 8,000 में से। हालांकि बाद में मेरी मजबूरी थी, ये करीब साल भर पुरानी बात है, उसने मुझसे 1,000 रुपये बहस करके ले लिए और मुझे सिर्फ इसलिए देना पड़ा उसे अलग से नगद, क्योंकि मैं अगर ऐसा नहीं करता तो हो सकता था कि वह व्यक्ति मेरे चेक में कुछ काट छाट कर देता, चेक रिजेक्ट हो जाता और उस स्थिति में मेरा लॉस 2-3 हज़ार से ज़्यादा का हो जाता। इसलिए मुझे अंततः मजबूर होकर उसे देना पड़ा। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये प्रॉपर्टी टैक्स हो जाएं, इस टाइप की चीज़ें हो जाएं, तो हमारे दैनिक जीवन में इस तरीके के कितने पैसे हम बचा सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी व्यापारी भाइयों के ऑनलाइन के फायदे अगले वीडियो में। थैंक यू।